यूपी में जाति है कि जाति ही नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गाड़ियों से ये कहा जा रहा है कि उन पे जातियों के नाम हटा लिए जाएं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर तमाम अलग अलग जातियों की अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। उसी राजनीतिक छत्रप से हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ उनके बेटे जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं प्रवीण निषाद जी, वो भी हमारे साथ हैं। पर हम सबसे पहले संजय निषाद जी से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के आपने उनको इंजीनियर बनाया है। पर अगर एक तरीके से देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद जो है जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग डायरेक्शन में जाती हैं। फिर एक जातिगत समीकरण से अपनी राजनीतिक शुरुआत करना, इसके क्या मायने हैं और ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले तो ये बताइए। देखो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ निषाद पार्टी का और पेशे से चिकित्सक था। और चिकित्सक होने के नाते सबसे पहले घर से चिकित्सा शुरू की जाती है, फिर परिवार रिश्तेदार से शुरू की जाती है, फिर वही परिवार रिश्तेदार सारे लोगों को बुलाते हैं। तो पता चला जाति होने के नाते हमारे जातियों के मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी। तो पता चला 70% लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो कैसे होगा। तो उस पर एनालिसिस शुरू हो गया। तो पता चला कि तो इनकी आबादी 20% है, राजनीति के शिकार हैं। पता चला उनके साथ और भी जातियाँ हैं जो छोटी जातियाँ हैं, उनके न कोई पॉलिटिकल गॉड फादर न होने के नाते तो पता चला कि इसमें जो रिजर्वेशन प्रणाली है उस पर हमें प्रकाश डालना पड़ा। और फिर हम बुकें पढ़ते रहे, फिर साहित्य में जाते रहे, फिर बामसेफ से नज़दीकी आई तो पता चला इस देश में तो वर्गीकरण है और 10% लोग जो है राजनीति के हिस्सेदार हैं और 90% लोग राजनीति के शिकार हैं। अगर हिस्सेदार लोगों को देखा जाए तो वो बजट के हिस्सेदार हैं, बजट पर उनका कब्जा है और 90% लोगों से बजट लिए जाते हैं और 10% लोग उसके इस्तेमाल करते हैं। तो पता चला कि इस पर हमें आनी चाहिए और किस तरीके से कि ये लोग वोट देने वाले हैं, क्योंकि तो योगी कौन आपको वोट देगा उसको देखते हुए अपनी पार्टी का आपने एक तरीके से establishment किया। निश्चित रूप से हम लोग पहले सभी पार्टियों के साथ रहे। मैं इलेक्ट्रोपैथी की लड़ाई लड़ता रहा और सारे दलों के पास में गए उस समय जो सरकारें रहीं, लेकिन देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कि तब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम है, लोकसभा जो है। तब हमें पता चला कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग द। पार्लियामेंट सुप्रीम है इसलिए आप राजनीति में तो निश्चित रूप से वहीं किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र का भाग्य जो होता है वो पार्लियामेंट से लिखा जाता है। जहाँ से भाग्य लिखा जाए तो वहीं चला जाए वहीं लोगों को। तो पता चला वहाँ पार्लियामेंट का जो गेट पास है वो वोटर के पास है और वोटर के ऊपर झुआ भर वोट जो है वो पौवा का ले भी लगा है। और पौवा भर वोट के लोग पॉलिटिकल ट्रेनर हैं और पॉलिटिकली ट्रेंड हैं। पौवा भर जिनकी संख्या है वो पॉलिटिक्स में और सदन और उस पर है। तो पता चला ये 20% आबादी के तो कम से कम 100 सांसद होने चाहिए उत्तर प्रदेश में। कम से आजादी के 100 सांसद होने चाहिए, इसी पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। और प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिताजी ने आपके बताया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आपको सांसदी लड़ानी थी, आपको सांसद बनाना था, तो आपको भाजपा से सांसद बनाया गया। एक एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपको मैं भाजपा के सांसद के तौर पर डील करूं या आप इनके पुत्र हैं, आपकी निषाद पार्टी से कोई लेना देना, इसको कैसे आप अपने आप को कैसे रखना चाहेंगे। देखिए, बेसिकली तो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, लेकिन मूल जो हमारी पार्टी है निषाद पार्टी, और जिस समाज ने प्रतिनिधित्व देने का अधिकार हमें दिया और जिसके लिए हमें सदन में भेजा, और लगातार मैं आरक्षण की आवाज़, जो हमारा इतिहास मिट चुका था, राजनीतिक जो संरक्षण हमें नहीं प्राप्त था, मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा चिकित्सा और राजनीति में जो हिस्सेदारी हमारी अभी तक नहीं मिली थी, उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और प्रयासरत भी हैं। तो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अलायंस में है और उसी का नतीजा है कि मैं आज पार्लियामेंट में हूँ। तो मतलब क्या ऐसा हो सकता था कि आप निषाद पार्टी से भी सांसद हो सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। एकदम निश्चित तौर पे हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी से आगे निषाद पार्टी के भी सांसद जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ संजय जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपकी पार्टी का चूंकि संकल्प दिवस आप लोग मनाने जा रहे हैं, लगभग 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 13 तारीख को उसका वो है। संकल्प दिवस अभी तकरीबन आपके पार्टी के 8 साल हो गए, क्या खास रहने वाला है उस दिन। देखिए, सभी पार्टियां संकल्प दिवस मनाती हैं, लेकिन निषाद पार्टी का संकल्प दिवस अलग है। हमने 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर मैंने संकल्प किया कि निषाद राज ने अगर राम को पार कराया,
ये जितने लोगों को, सारी पार्टियों को इन्होंने पार किया और सारे लोगों ने इन्हें मझधार में डुबो दिया और किसी ने इनकी नहीं सुनी। तो ये संकल्प दिवस ये आया है कि 2021 में, 2017 में चुनाव लड़ा, एक विधानसभा मैंने एक जीता और मैंने 6.5 लाख वोट पाया। 333 पार्टियों में हम 5वीं पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में आ गए। फिर हम 2018 में मध्य प्रदेश और लड़ा, और वहाँ लड़ा गोरखपुर में। मैं गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर एक विशेष रूप से हम लोगों ने अलायंस में जीता था। और एक हमारा तो है, मैं एक चीज़, आप एक बार हम लोग एक बार उठ के चल चलते बात करते हैं। एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि जो संकल्प दिवस है उस दिन एक बड़ा आयोजन भी होना है, और जो बड़ा आयोजन है उसकी आपने जो जगह चुनी है वो गोरखपुर चुनी है। कोई बड़ा राजनीतिक दल होता है तो अपने आप को राजधानी की तरफ खींचता है, लखनऊ ले जाता है, बड़ा आयोजन करता है। गोरखपुर जगह चुनने का मकसद क्या, जो 2018 में हुआ था, आपने जो एक आपके जो प्रतिद्वंदी रहे उस वक्त योगी आदित्यनाथ, आपने उनको हार का सामना करने, एक तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था, क्या उनको एक चुनौती देने की बात, गोरखपुर से एक मैसेज देने की बात होगी क्या? नहीं नहीं, ये पहली बात ये सोचना गलत है, उन्हें चुनौती देना। वो हमारे पीठ के महंत हैं और वो मच्छिंद्रनाथ का पीठ है। गोरखपुर इसलिए चुना गया कि ये कोलियों की राजधानी रही है। एक राजधानी हमारी कभी श्रृंगेरपुर है, निषाद राज का किला, वहाँ हम लोग संकल्प लेते रहे, और यहाँ कोलियों की राजधानी रही है। और बुद्ध के जो वंशज हैं उनकी माँ जो है कोली थी, और यहाँ राजधानी रही है। यहाँ ऋषि राजा राम रहे हैं, उनके बेटे सिंघानु निषाद रहे हैं। अंजन कैलेंडर यहीं से छपा था पहला, अंजन निषाद ने। तो यहाँ ये ज्ञान केंद्र है। यहाँ तपोस्थली रही है कबीर की, यहाँ जो है बुद्ध स्थली रही है, बुद्ध के जो है जन्मस्थली और कर्मस्थली रही, मित्रस्थली रही है। तो ये जो है यहाँ ज्ञान केंद्र है, और निषाद पार्टी ज्ञान दे रही है, खाली राजनीतिक ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। और उन्हें यहाँ संकल्प इसीलिए लिया गया कि यहाँ हमने एक रेल ट्रैक आंदोलन किया था और उसमें हमारा एक भाई मारा गया था, और समाजवादी पार्टी ने 302 का मूल्य मनाया था। महाराज जी ने यहाँ उस समय सांसद थे, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी कि अनुसूचित जात के हकदार हैं, इनका अनुसूचित जात के संविधान की सूची में लिखा हुआ है, उन्हें मिलना चाहिए, और ये कांग्रेस और सपा इन्हें बेईमानी कर रही है, बसपा स्टे ले रही है। उन्होंने मेरे लिए मंडल आयुक्त के वहाँ धरना भी दिया था। फिर हम लोग आए, वो फिर सदन में आवाज़ उठाए। फिर जो है जब हम लोग अलायंस में आए तो भी उन्होंने बोला था। अभी तो अगर सब कुछ अच्छा था तो 2018 में उनकी खिलाफत करने की क्या जरूरत? नहीं, 2018 में उन्होंने, जब हम लोग आए तो 2018 में फिर हम लोग बात जो है इस तरीके से आवाज़ इसलिए उठानी पड़ी कि अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये आज के दिन में दलित समाज अगर मरता है तो एक जगह जलाने जाता है और एक जगह वोट डालता है, यादव समाज भी एक जगह वोट डालता है, लेकिन मेरा समाज जो है सामाजिक रूप से तो एक था, लेकिन राजनीतिक रूप से 5 जगह वोट डालता था। इसलिए एक जगह वोट पड़ा, इसलिए 2017-2018 में एक जगह वोट डला के 2019 हम लोग साथ आए। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि इनका आरक्षण जल्दी हल हो जाएगा। 1.5 साल हो गया तो समाज हमसे पूछ रहा है। 1.5 साल हो गया तो क्या उस पर कुछ बातचीत चल रही है क्या? निश्चित रूप से सदन से लेके, सड़क से लेके सदन तक आवाज़ हमने उठाई है, लेकिन कुछ लोग हैं इस पे स्टे लेकर सदन में दबाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे वहाँ गहलोत ने उल्टा बोल दिया और मायावती ने स्टे ले रखा था, तो उस पर आज तक 1.5 साल तक जवाब नहीं दिया सरकार ने। तो ये जो अधिकारी हैं ये सरकार को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी सब को गुमराह कर रहे हैं, वोट खराब कर रहे हैं। तो मैं भाई चूँकि मित्र होने के नाते उन्हें आगाह करूँगा कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी गुमराह करते रहे तो 20% वोट है, कहीं आपका नुकसान न हो जाए। तो हमारे लोग अब आकर यहीं इस धरती से, यहीं से पार्टी, जो कि हाथी जो है गाजियाबाद से चली पूरे देश में, उनको हिस्सा मिल गया, हर थाने पर उनके सिपाही हैं, और साइकिल जो है अगर इटावा से चली और पूरे देश में यादव आज के दिन में 5% अगर 20 सिपाही, 20 दरोगा हैं तो 5 हाथी के हैं, 5 साइकिल के हैं, आधा सरकार के हैं। तो इन में क्या निषाद लोग भी दिखेंगे? निश्चित रूप से इसीलिए संकल्प लेने आ रहे हैं कि हमारी 20% आबादी है, और चल के चूँकि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और ये मच्छिंद्रनाथ का और गोरखनाथ का क्षेत्र रहा है, और इस क्षेत्र से ही पार्टी खड़ी हुई है, तो जिस जड़ है यहाँ, इस जड़ में लोग खाद पानी डालने के लिए आ रहे हैं और इस जमीन को देखने के लिए आ रहे हैं कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की हमें अभी उपाधि मिली है विश्व मछुआ दिवस पर। तो वो जमीन को देखने आ रहे हैं पूरे प्रदेश और देश से जितने गोरखपुर में मना उन लोगों ने कार्यकारिणी ने निर्णय लिया, वो हमारा निर्णय नहीं है, पार्टी की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया। एक चीज संजय निषाद जी मैं समझना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी राजनीतिक दल हैं जो अपने अपने जातियों पे जो चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में उन तमाम राजनीतिक दलों को ऐसा देखने में आया कि उनको शुरुआती तौर पर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अपना दल का जिक्र कर लिया जाए, राजभर का जिक्र कर लिया जाए, सुभाषपा उनकी पार्टी है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि मनमुटाव होता है और चीज़ें उस तरीके से जैसी शुरुआत होती है वो नहीं चलती हैं। अब आपको भी 2019 में आपको भी साथ लाया गया है, क्या लगता है कितनी लंबी ये नाव, मतलब कि कितनी लंबी आपकी जो
मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले बधाई दूंगा कि कम से कम जो मेरा इतिहास है निषाद राज का किला, वहाँ कम से कम वो निषाद राज का पर्यटक स्थल घोषित हो गया, उनकी मूर्ति लग रही है। अमित शाह जी ने कहा था मैं वहाँ बड़ी मूर्ति लगाऊंगा निषाद राज की, राम की, और वो भी उन्होंने वादा किया, कहा था सबसे कमेटी में कि डॉक्टर संजय को लंबे समय तक के लिए लाया गया है और लंबे समय तक इनके जो मुद्दे हैं वो हल किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी थे, तो उन्होंने जब हमें कह दिया लंबे समय तक रखे जाएंगे, तो मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे रखेंगे। तो जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस मुद्दे को हल होना चाहिए ना। एक चीज आपने कहा कि लंबे समय तक रखा जाएगा, बात ठीक है, लेकिन तमाम जो लोग होते हैं, तमाम जो भाजपा में इस वक्त अलग अलग जातियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब आते हैं तो उनको शुरुआती तौर पर तो आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जो मेरा सवाल था उसी में कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा आप अकेले नहीं हैं कि आप अकेले निषाद नेता हैं जिनको भाजपा आगे बढ़ा रही है, और भाजपा में भी उनके अपने नेता हैं जिनको वो आगे बढ़ाने का काम करे, जैसा उन्होंने राजभर के साथ किया कि उन्होंने पहले एक आदमी को ला करके उसको आगे बढ़ाया, फिर अपने ही पार्टी के नेता को आगे बढ़ा रही। तो आपने कहा ना कि आपको लंबा ले जाया जाएगा, ऐसा क्यों? देखो, मैं तो बधाई दूंगा, कम से कम मैं जब निषाद पार्टी खड़ी हुई तो निषाद समाज के नेताओं का क्रेज हर पार्टी में उसका बड़ा है कि उनको पद मिल रहा है, कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, किसी को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को एमएलसी बनाया जा रहा है, दो बार राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो मैं बधाई दूंगा। लेकिन वो जो जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज की जो जिसके लिए वो जा रहे हैं उसके बातों को, हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन पता चला कि 2-2 साल हो जाते हैं, एक आवाज़ नहीं आती है, न कभी मिलते हैं न कभी ज्ञापन देते हैं। तो जब वो नेताओं के नेता, जैसे आज के दिन में नेता से सुरक्षा तो होती नहीं है, आज दलित समाज का चमार भाई के किसी भी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता और इनके बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता, चाहे कुछ भी अपराध करके जाए थाने पर उसे वही इज्जत मिलेगी, कोर्ट उनको सजा देगी जो देना होगा। लेकिन आज निषादों की सारी जमीन बिक रही है, तो कानून कैसे सुरक्षा करे जब हमारा भी उसी में नाम है और राष्ट्रपति के शासनादेश क्यों हो रहा है कि उनकी जमीनें क्यों बिक रही, मतलब क्या जबरदस्ती बेची जा रही है? निश्चित रूप से 1980 से पहले तो रजिस्ट्री होती नहीं थी। जो अनुसूचित जात आयोग का नियम है, कानून है कि अनुसूचित जात की सूची में जो सूचीबद्ध है उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता है और उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। तो मझवार की पर्यायवाची जात केवट मल्लाह हमारी भी जमीन नहीं बिकनी चाहिए, और चमार की पर्यायवाची जात उचरहा दक्षिणा मोची है उनकी भी नहीं बिक रही। जब उनकी नहीं बिक रही तो हमारी नहीं बिकनी चाहिए। तो एक नियम है कि राजा का बेटा राजा होता है, तो हाथी का बटन दब गया और राजा हो गए, उनके बेटे राजा हो गए, उन्हें महल चाहिए था। साइकिल के बेटे राजा हुए, उनको भी महल चाहिए था, वो भी राजा हो गए, जमीन तो महल जो है हवा में तो बनेगा, जमीन चाहिए थी। इसीलिए जबरदस्ती 1900 धोखे से 1992 में इनका नाम पिछड़े में डाल दिया गया। जब हम संविधान की सूची में राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से केवट मल्लाह मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं, तो नियम है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जात में डालना हो, निकालना हो तो पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए। बिना बहस के हमारा नाम पिछड़े में डाल दिया, इसको लेकर के तो आपका अलायंस निश्चित रूप से वो इसीलिए जमीनें बिक रही हैं। तो अगर उनकी सुरक्षा कानून कर रहा है तो निषादों की सुरक्षा भी कानून करेगा। तो पार्टियां जो होती हैं कानून बनाने के लिए होती हैं। राजनीति में आज के दिन में पहले क्या था कि पार्लियामेंट में लोग जाते थे, जो एमपी जाते थे वो तय करते थे प्रधानमंत्री कौन होगा, पहले जाते थे विधायक की कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आज के दिन में राजनीतिक जो परिदृश्य बदल चुका है, अब मुख्यमंत्री तय करेंगे कि विधायक कौन होगा उस पार्टी का, प्रधानमंत्री तय करेंगे कि सांसद कौन होगा। इसलिए अब अलायंस से हमें जाना होगा और अपनी बात को, मुद्दे को उठा के इनके हितों की रक्षा करना होगा। अलायंस से आपको जाना होगा। एक चीज़ ये समझने की कोशिश ये मैं करूँगा कि जैसे आप लोग सपा के साथ गए और बातचीत हुई, शुरुआत में आप वहाँ पे रहे, उनके साथ रहे, अभी आप भाजपा के साथ हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या कोई और राजनीतिक दल, अगर भाजपा, जैसे आपने कहा कि आपकी कुछ मांगें थी, आपकी जातिगत जो चीज़ें हैं उसको चेंज करने का जो बात है वो इस वक्त चल रहा है, अगर वो चीज़ें नहीं पूरी होती हैं तो क्या कोई और दल, क्या कांग्रेस, क्या बसपा, कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा देखें? देखो, भारतीय जनता पार्टी पक्का करेगी, हमें पूरा विश्वास इसलिए है कि जिसका लिखा नहीं गया था संविधान में 10% जो सामान्य आरक्षण था उसे 10 दिन में लिख दिया, और जिसका लिखा उसे देना है तो आज नहीं कल देंगे। चूँकि हमारा वोट बैंक जो है 20% है, 160 सीटें उत्तर प्रदेश में हम प्रभाव रखते हैं, जहां हमारा 1,80,000 90,000 वोट है। ये सरकार जानती है आज के दिन में। और समाज के हित के लिए आई थी बहुजन समाज पार्टी, उसने भी अलायंस किया था समाज के हित के लिए, जितनी पार्टियां थी उनसे अलायंस किया था हमने। तो सब सवाल ये है कि अगर यहाँ नहीं पूरा होता तो क्या आप कहीं और जाएंगे, कोई और दरवाज़ा तलाशेंगे? भाई निश्चित रूप से इन्होंने जब हमसे वादा किया पूरा करेंगे, अगर वो अपने दरवाजे से हमें हटाएंगे तो कहीं
न कहीं बैठना पड़ेगा ना। तो हम लोग तो भाई उनकी जिम्मेदारी बनती है हमें रखे ना। अब किसी को कोई हटा दे तो कहाँ कितना देर बैठा रहेगा। तो इसलिए मैं कहता वो तो इसीलिए अगर आपको हटाना पड़े तो इसीलिए तो अपने जाति के आपकी जाति के नेता को अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। नहीं, वो तो हर पार्टी में हमारे पास भी दूसरे बिरादरी के नेता हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बिरादरी के नेता हैं, हम दूसरे ब्राह्मण को भी रखे हैं, क्षत्रिय को भी रखे हैं, यादव को भी रखे हैं। तो वो हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है हर जाति का नेता रखे, लेकिन वो नेता तो कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए आज के दिन में इंजीनियर प्रवीण साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और गए सदन में आवाज़ उठाए और साथ साथ सांसदों से आवाज़ उठाया, लेकिन शून्य काल में कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन देख लीजिए वो अपनी जाति के नाते गहलोत ने शून्य काल में भी जवाब दे दिया और उसके वजह से तमाम छिछल इधर हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि निषाद पार्टी का एक ही मुद्दा आरक्षण, अपने समाज का कल्याण है। एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, देश में आज की तारीख में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के किनारे, किसान आंदोलन। तमाम किसान उस आंदोलन में शामिल हैं। निषाद पार्टी क्या उस आंदोलन में समर्थन करती है, उस आंदोलन का विरोध करती है, या जो तीनों कृषि बिल पास हुए उस पर आपका स्टैंड क्या है? देखो, मेरा तो मैं किसान के पहले था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए आज कम से कम मोदी जी ने सोचा तो कम से कम किसान के लिए कोई बिल आना चाहिए। मतलब वो तीनों बिल आपके हिसाब से अच्छे हैं? वो अंग्रेजी में बिल है, अभी तो किसान बेचारा अंग्रेजी जानता भी नहीं है, अभी बिल गया भी नहीं, उसी समय हंगामा हुआ। तो राजनीति के शिकार हैं किसान। 70 साल से मैं किसानों के साथ था। अभी किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को उनसे बात करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उस समस्या का हल होना चाहिए। किसान हैं और किसानों के साथ दर्द में बांटना चाहिए, और जो बांट रही है हमें ऐसा है कि देखो, किसान आंदोलन की तरह अभी भविष्य में अगर ये जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जवाब नहीं दे रहे हैं, 1.5 साल हो गया कचहरी में जाकर, खड़ा नहीं हो रहा वकील, और हम अलायंस पार्टनर हैं, तो अगर ऐसे ही समाज आंदोलित होता रहेगा तो आज किसान आंदोलन है कि निषाद आरक्षण आंदोलन हो जाएगा। तो ऐसे सारे आरक्षण आंदोलन की बात आपने जिक्र छेड़ दिया, आप बताइए किस तरीके से जो चीज़ें मतलब अगर किसान आंदोलन का जिक्र किया जाए, आप उसको कैसे देखते हैं? अभी इन्होंने कहा निषाद आरक्षण आंदोलन, क्योंकि आप जो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हैं, वो निषादों के आरक्षण को लेकर के ही जो बातें हैं उसको लेकर के हैं। अगर आपकी वो चीज़ें नहीं पूरी होती तो आप एज अ निषाद पार्टी, क्योंकि आपके फादर की निषाद पार्टी है, तो आपका स्टैंड क्या होगा? क्या आप बीजेपी वाली ही करेंगे या आप वहाँ से फिर आप वापसी की कोई एक तरीके से रास्ता है? अभी जैसे मैं मूलतः निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अलायंस का मेंबर हूँ, और पार्लियामेंट में मैंने तकरीबन 5 बार आवाज़ उठाई आरक्षण को लेकर। माननीय अरुण सिंह जी, अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि हमें जो संवैधानिक आरक्षण हमारा मिला हुआ था, आज अधिकारियों ने गुमराह कर दिया। लेकिन अमित शाह जी का ये मानना है कि निषाद जी आप थोड़ा हमें समय दीजिए, क्योंकि जो हमारे बहुत पुराने मुद्दे थे, जो हमने नींव डाली थी सन 1952 में 370 की, 35A की और ट्रिपल तलाक की, वो आज हम पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित ही आपको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, और हम अभी 1 से 1.5 साल हुआ हम अलायंस मेंबर बने हैं। निश्चित ही वो हमारी बातों को पूर्णतः समर्थन और उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में वो सदन जिस हिसाब से चलना चाहिए वो चला नहीं, और जिस हिसाब से बजट पास होना चाहिए वो हम लोग ने पास नहीं करा पाया। लेकिन मैंने अपने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल तक पहुंचा दिया, और निश्चित ही हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा आरक्षण मिल जाएगा। आने वाले समय में आरक्षण का जिक्र उन्होंने क्या संकल्प दिवस पे इसको कोई ऐलान होगा, कोई अल्टीमेटम, कोई डेट, कोई टाइमलाइन फिक्स की जाएगी? निश्चित रूप से देखो भाई, समाज ने हमें इस लायक बनाया, मैं समाज का वकील हूँ, और ऐसा किया 70 साल में मैं प्रधानमंत्री के तक वकालत करने की क्षमता दे दिया मेरे समाज ने। अगर हमें वकील बनाकर प्रधानमंत्री के टेबल तक खड़ा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खड़ा कर दिया, तो मुद्दे हैं, मुद्दे हल होंगे। अल्टीमेटम नहीं है, ये एकजुटता का परिचय है। जब कोई भी एकजुटता है, भारतीय जनता अल्टीमेटम कहने में क्या दिक्कत है? क्या मैं कह रहा हूँ कि किसी को वोट बैंक चाहिए, हम वोट बैंक जब दिखाएंगे तभी तो भारतीय जनता पार्टी हमारी बात मानेगी। हम अगर अलग अलग बिखरे रहेंगे, जैसे कोई नेता जाते हैं उनसे कहते हैं नहीं साहब हमारे पॉकेट में है नेता निषाद, वो कहते हैं हमारे पॉकेट में निषाद, तो हम कहते हैं कि 2000 आपने तो कह दिया ना कि आपके साथ है निषाद। निश्चित रूप से 2018 में उन्होंने साबित किया, 2019 में साबित किया है। अल्टीमेटम दे दीजिए। निश्चित रूप से अल्टीमेटम नहीं है, ये संकल्प है, एक आवाज़ है कि वादा निभाओ। वादा हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, महाराज जी ने यहाँ से दिल्ली तक बोला था। तो हम अल्टीमेटम की बात नहीं, जो उन्होंने कहा वही करें, और नहीं करेंगे तो मेरा समाज हमसे दूर हो जाएगा, उनसे भी दूर हो जाएगा, तो नुकसान तो उनका होगा ना, हमारा क्या खोने के लिए? खोने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को है ना, तो करना तो उन्हें है ना। अल्टीमेटम की किस बात का? खोने के लिए उनका है ना। और हमारा समाज निश्चित रूप से मन बना लिया है कि आरक्षण बिना लिए हम लोग रहेंगे नहीं, और ज़रूरत हुआ तो हम लोगों को रोड पर आना पड़ेगा, तो रोड पर भी आएंगे, और आए भी हैं। रेल रोका है, कई बार प्रधानमंत्री को रोका है और मुख्यमंत्री को रोका है। आपका वो इतिहास लंबा है। एक चीज़ हम लोग अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि
अखिलेश यादव के साथ चूंकि आप लोग थे, आप लोगों को उनकी विचारधारा पता है क्या, उनकी पहले के उनके क्या स्टेटमेंट थे, क्या चीज़ें रहती थी, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड था पहले, वो भी आपको पता है। फिलहाल अखिलेश यादव ऐसा देखने में आ रहा है कि तमाम वो जगहों पर जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर यात्राएं कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जिसके साथ अलायंस में, वो हिंदुओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर की पार्टी जानी जाती है, तो क्या उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं लुभाने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं? इसको आप कैसे देखते हैं एक राजनीतिक मायने? देखो, अखिलेश यादव की बात हम नहीं करेंगे, उनकी पार्टी वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बहुत गलत काम किया कि अमर सिंह क्या नाम है, क्या नाम हो, आजम खां जी, आज के दिन में वो बहुत लंबे उनके साथी रहे हैं, वो जेल में बंद है पूरे परिवार के साथ, चाहे जिस कारण से रहे राजनीतिक। तो मैं कहता हूँ आज क्या उनके परिवार का कोई आदमी होता तो क्या उसी तरीके से छोड़ देते मित्र को? मतलब अखिलेश को कुछ करना चाहिए था, आजम खान को निश्चित रूप से मित्रता निभानी चाहिए थे, उसी तरह से आना चाहिए उनको। तो कहते हैं कि सरकार तानाशाही, सरकार नहीं सुनती है। अखिलेश तो बार बार इस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, और तमाम जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरने वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन उनका ये कहना है कि हम अगर उतरेंगे तो लोग हमें जेल में भेज देंगे। इस तरीके की बात, ये सपा का कैसा? नहीं, वो तो उनका मामला है, वो करें, लेकिन जो मेरे मित्रता की बात मैंने बताई कि वो कैसा उन्होंने किया, हम भी थे 1 साल उनके साथ थे, अंत तक उन्होंने दूसरे, वो एक्चुअल में सलाहकार उनके इतने ख़राब है कि वो सलाहकार की वजह से आज के दिन में है। सलाहकार ही अकबर जैसे, बीरबल जैसे जब सलाहकार थे तब जब अकबर लंबे न समझ, तो हमारे जो सलाहकार हैं वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो सलाह के हिसाब से राजनीतिक सलाहकार तो अच्छे हैं, आपको दोनों बार सत्ता के पास ले आए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सत्ता के लिए हम समाज के हितों के लिए गए थे। उस समय हमारे पास वोट बैंक था, हमने एक शक्ति की, उन्होंने कहा था हम आरक्षण के मुद्दे पर साथ रहेंगे, मायावती भी आई थी उसमें, और उन्होंने जब हम आरक्षण का भाषण दे दिए और उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया होता, एक ही सीट हमारे के लिए गोरखपुर वहाँ ऐलान किया होता, तो वो आज के दिन में मान लो प्रवीण जी की छोड़ दीजिए, लेकिन वो फूलपुर, कैराना, नूरपुर के जो उनके प्रत्याशी थे उनको भी तो टिकट नहीं दिया, तो उनके मतलब सलाह टूटने का कारण क्या था? क्या आपके बेटे को टिकट नहीं वो दे रहे थे, या आपकी जो दूसरी डिमांड थी, कोई और डिमांड थी, वो पूरी नहीं कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं था, टिकट का मतलब जो समझौता हो गया, मान के चलिए कि जब अजीत सिंह के साथ जो जैसे थे, जो व्यवहार अलायंस का होता वही व्यवहार होना चाहिए। हम कहते आज के दिन में हमारा टोपी झंडा जो सिस्टम है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस गए तो हम प्रधानमंत्री के भी टेबल पर जाते थे तो निषाद पार्टी का टोपी झंडा उतना ही लगता था, आवाज़ आती थी। सीटों की बात नहीं, हमारे टोपी और झंडे और हमारी पार्टी के उस क्रेज की बात है, मित्रता की बात। हम कहते मित्र हैं तो गले मिले हैं तो गले रहना चाहिए, उसके तरह से दिक्कत कहाँ आई? निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो सीटें थी, हमें निषाद पार्टी को एक ही सीटें लड़ना था, तो उन्होंने वो घोषणा कर देना चाहिए था कि एक सीट हम दे रहे हैं। वही गलती यहाँ नहीं, तेजस्वी ने भी किया, ले गए। तो ये है कि आप शायद 2 सीटें मांग रहे थे और वो उन्होंने 2 सीटें नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो तो इंजीनियर निषाद तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से थे, तो निषाद पार्टी तो एक ही सीट मांग रहे थे, महाराजगंज में तय था, तो अगर हम महाराजगंज तय कर रखे थे और वो था भी, तो उस तरीके से तैयारी नहीं थी जिस तरीके से हम कहते लास्ट आवर में जैसे घोषणा कर दिया मायावती का कि इतना सीट वो लड़ेंगी, घोषणा कर दिया उन्होंने, क्या नाम, अजीत सिंह की, तो हमारी भी तो घोषणा हो जानी चाहिए कि लड़ेंगे फलाने जगह एक सीट है। तो मैं कहता हूँ इस तरीके का बजा के रखना राजनीतिक चाल है, और उस राजनीतिक चाल का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। और आगे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया कि उसने कहा कि एक सीटें आपको लड़ना, आप ले लो, कहीं लड़ लो, तो हमने लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो 8 सीटें बची थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसी 8 में कहीं लड़ लो, तो मैं तो उसे बधाई दूंगा, उसने कहा ना जहाँ भी लड़ना हो लड़ लो, लेकिन वो 8 सीटें हमारे बूथ नहीं गठन थे, वो 8 सीटें हम लोगों ने, चूंकि 2019 में हमने एक सीट, 19 में भारतीय 8 सीटें दे रही थी, नहीं 8 सीटों में से एक सीट दे रही थी कि वो 8 लास्ट आवर में गया था, तो वो कह रही थी कहीं लड़ लीजिए। तो मैं हमारे जो टीम थी, जो वोट का जो समीकरण था, वहाँ बसपा ने वहाँ उस तरीके से टिकट दे रखा था ब्राह्मण, जो वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, वहाँ हमारे वोट बैंक कम थे, या हमारा टीम अभी तैयार नहीं था बूथ लगाने का, तो बिना बूथ के तो सारे लूट लेंगे ना, बिना तख्ता कौन लगाता, हाथी साइकिल के तख्ते थे, हमारा तख्ता तो भाजपा लगाती नहीं, इसलिए बात तख्ता लगाने वाले नहीं थे, इसलिए मजबूरी में इंजीनियर निषाद को लड़ाना पड़ा, नहीं तो वर्धन निषाद पार्टी लगाने वाले लोग, क्योंकि आप सत्ता में हैं पिछले 3 सालों से, 3 साल होने जा रहे हैं, अब तो आप सत्ता में हैं। आपको एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तमाम अलग अलग राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। एक राजभर जी हैं, उनका ये कहना है कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रहे हैं, जैसी आपकी पार्टी है, तमाम आपकी एक पार्टी एक जातिगत विशेष को जैसे आप लोग उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी उस नुमाइंदगी करने वाले अलग अलग राजनीतिक छोटे छोटे दल, जातियों को जो नुमाइंदगी करने वाले दल हैं, उनको अपने साथ ले आएंगे।
तो क्या आप अगर ऐसा कुछ हो 2021 में, अगर 2022 में अगर कुछ सीटें अगर आप मांगें और भाजपा आपको वो सीटें ना दे, तो क्या आप भागीदारी संकल्प मोर्चा या ऐसी किसी दल के साथ जा सकते हैं? देखो, पहले राजभर की बात तो छोड़ बंद कर दीजिए, वो संविधान से दूर है। संविधान में राजभर भी लिखा हुआ पासी का उपजाति है, तो सब उसकी लड़ाई जिसके मुद्दे पर पार्टी खड़ी किया था बंद कर दिया। अब पिछड़ी में ज़बरदस्ती डाल दिया ओबीसी में, वो मुलायम सिंह वगैरह ने, तो उसमें बंटवारा की बात करते हैं। बंटवारे से क्या होगा? उसे सुरक्षा तो नहीं मिली। बंटवारा तो बिहार में है, उड़ीसा में है, और जगहों पर और प्रदेशों में है, तो बंटवारे से तो कुछ मिलना नहीं है। 99 जातियाँ हैं, 9% में 99 जातियाँ हैं, कितने आ गए? अगर हमारी संख्या 20% है तो हमें 32 लाख हजार करोड़ अरब रुपए का वहाँ हम जो भी हमारा बजट होता दिल्ली में, बजट उत्तर प्रदेश का होता, हमें 20% बजट चाहिए ना। हमें 15 लाख कर्मचारियों में हमारे 3 लाख कर्मचारी चाहिए। तो हम संविधान में सुरक्षित रहेंगे, और संविधान रहेगा तब इनकी ज़मीन नहीं बिकेगी। संविधान से सुरक्षित रहेंगे तब हमारे दरोगा मिलेंगे, हमारे अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे। तो हम उनकी बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है, अभी आगे भी रहेगी। तो राज्य सरकारें नहीं देंगी, केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र सरकार के साथ ही रहना उचित है, और राजनीति भी कहता है कि एक चीज इसमें, बस एक इसी चीज में सवाल और जोड़ना था। अखिलेश यादव, क्योंकि आप पहले उनके साथ रहे हैं, उन्होंने फिर से एक बार ऑफर ये किया है कि वो तमाम छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करेंगे। क्या आप अपने आप को, अगर वापस अखिलेश यादव आपको एक अच्छी, आप सीट शेयरिंग की बात अगर आप करें, अगर आप अच्छी सीटें, जैसे आपने कहा कि 50 जिलों में आपका वर्चस्व है, 160 सीटों पे आपका वर्चस्व है, अगर उसके लिहाज से कुछ अच्छी सीटें आपको दें, तो क्या आप सपा के साथ जा सकते हैं? देखो, इतिहास जो होती है, कहा ना कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर। तो हम कहते हैं कि इतिहास क्या कहता है, कि हमारा इतिहास कहता है कि समाजवादी पार्टी ने 2017 में कहा कि हम आपको साथ देंगे, 12 सीट लड़ाएंगे, लेकिन पेपर में छपवा दिया, हमारे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और कुछ नहीं किया। 2019 है वो, तो 2018 ऐसा समीकरण था, हम लोग आ गए। आज के दिन में गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई नहीं निभाता। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने, इतना लंबा समय इतिहास रहा गठबंधन का, ये तो 6 महीने के अंदर गठबंधन तोड़ के खत्म कर दिया। तो हम जीते ही के क्या करेंगे किसी के साथ, जब हम एकजुट नहीं रहेंगे? तो हम कहते हैं हमारी सीट कम ही मिले हमें, लेकिन हम सरकार के साथ रहेंगे, पावर के साथ रहेंगे, तभी हम इनकी हिस्सेदारी दिला सकते हैं। तो हमें सीटों का बहुत लफड़ा नहीं है, हमें पावर का लफड़ा कि हमें पावर मिलना चाहिए। और इतना जरूर तय है 2017 का कि बिना निषाद पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी, और निषाद पार्टी शेयर रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार में, और हम इतना सीटें जरूर जीतेंगे कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के अंग रहेंगे। प्रवीण जी, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? क्या अगर 2022 में, अगर अलायंस का जिक्र, क्योंकि अभी आप फिलहाल बीजेपी के सिंबल पर आप हैं, क्या 2022 में अगर वही वाला सवाल, अगर सीट शेयरिंग की बात अगर नहीं सही हो पाती है, तो आप वहीं भाजपा से सांसद बने रहेंगे, या कुछ अगर सीट शेयरिंग की बात नहीं तो कहीं और जाने की बात आप सोच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग जो अपना जो संकल्प लेके चले हैं वो पूरा भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, ये उम्मीद है। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने वार्ता किया है भारतीय जनता पार्टी से 2019 के चुनाव के समय, और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, और आज के दिन में भी कुछ वादे उन्होंने पूरा किए। जैसे कि हमारे निषाद राज जी का किला जो सिंगेरपुर में है, इलाहाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर लखनऊ के रोड पे, वहाँ पे 186 करोड़ रुपए लगाकर पर्यटन स्थल घोषित किया, उसको सुंदरीकरण किया, निषाद राज घाट बनवाया, राम घाट बनवाया, और आज के समय में भी निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिलते हुए प्रतिमा को भी लगाने का उन्होंने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। ये, और इसके पूर्व में सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार, 1 रुपये का भी ईंट रखने का वहाँ पे काम नहीं किया। वो खंडहर में तब्दील हो गया था, उसको सौंदर्यीकरण करके भाजपा ने ये साबित कर दिया कि निषादों का कोई भला कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय, एकदम निश्चित है, ये उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। अच्छा संजय जी, एक सवाल आपसे ये कि 2022 को लेकर के क्या हम ऐलान संकल्प दिवस के दिन, क्या उस दिन क्या बड़ा ऐलान हम उस दिन सुन सकते हैं? बड़ा ऐलान है यही कि मेरा इतिहास पढ़ना चाहिए, मेरा पार्टी जो संकल्प लिया है कि आरक्षण इनका मिलना चाहिए, संविधान के मुताबिक सबकी सुरक्षा होती है, संविधान में सब लोग सुरक्षित हैं, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान के जो पन्ने हैं वो लागू होने चाहिए। पॉलिटिकल गॉडफादर आप लेदरमैन बने कांसी राम, तो उन्होंने पूरा लागू कराया। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की जो हमें उपाधि दी है, तो उसी के अवसर पर सभी लोग एक साथ मिलकर संकल्प लेंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार में हम हिस्सेदारी बने,
और आज के दिन में जो इतनी बड़ी हिस्सेदारी चाहते निश्चित रूप से हम पहले तो हमारा आरक्षण की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण जब मिल जाएगा हमारा तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जहां हमारे 66 सीटों पर अनुसूचित जात के मतलब निषाद बाहुल सीटें सीटें तो हमारा आरक्षण मिलते ही हम लोग 22 के हिसाब से बताइए 403 में 403 में हम कहते हैं 403 अगर 2022 में हम चुनाव होंगे हमारा आरक्षण उसका भाई हमने बता दिया ना, किसान आंदोलन के बाद आरक्षण जो है हमारी पार्टी का नाम ही आंदोलन पार्टी है। हम लोग सड़क पर आने वाले हैं, सड़क से सदन तक लड़ने वाले हैं। तो हम जब 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात की शहर में है, तो जैसे आरक्षण हो जाएगा तो जो सीटें बाकी हैं उसमें आज के दिन में हमने बात चल रही है कि हमें पिछड़ी में डाल के आप लोग जो 300 कुछ सीटें होती है उसमें आप देते हो। जैसे हम अनुसूचित में आ जाएंगे, हम 80 में आ जाएंगे, तो आप कहें हाथी को हरा भरा कर रहे हो, आप निषाद को हरा भरा करिए ना। निषादों की सीट है, ये अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट करके घोषित करके, और हमारा एक अंथा सेमन अंगार कमेटी कहती है कि ट्राइबल हैं, ये उजड़े लोग हैं। तो बसाने का काम अगर मोदी कर रहे हैं, किसानों का काम कर रहे हैं, महिलाओं का काम कर रहे हैं, गाँव में शौचालय काम कर रहे हैं, हमारे निषाद राज के किले कर रहे हैं, तो हमारा भी करेंगे। इसी से संकल्प लेने के लोग आ रहे हैं कि संकल्प ये है, जैसे सब पार्टी आई संकल्प में लिया, सत्ता में गई, और निषाद पार्टी भी संकल्प ले सत्ता में जाने के लिए, तो वही संकल्प बनाने के लोग आ रहे हैं और संकल्प तो लेंगे ही लेंगे। और संकल्प लिया है। शेयरिंग कितनी? निश्चित रूप से पहले बात तो शेयरिंग नहीं, शेयरिंग का मतलब होता सम्मान। मैंने बता दिया ना कि 80 सीट पहले ये लड़ाई होगी कि 80 सीट अनुसूचित जात में हमारी हिस्सेदारी हो जाए। अब 80 सीट जब हम अनुसूचित में हो जाएंगे तो उसमें जितना भी भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया ना कि सीटों आप एग्जैक्ट सीट शेयरिंग 403 में आपको कितनी सीटें चाहिए 2022? मैं तो कहूँगा कि मैंने सीटों का लफड़ा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हमें सत्ता के साथ रहना है, दिल्ली और लखनऊ के, और सीट जो है हम लोग सीटों के लेकर भी मिलेगा, आप उससे समझौता करेंगे? निश्चित रूप से वो देंगे, सम्मान देंगे। सीटें तो निश्चित रूप से देंगे। 160 सीटें जब हमारा निषाद बाहुल है तो कौन सा काम करता है। अब सोच लो 160 सीटें किसी को जिताऊंगा तो निश्चित रूप से उतना सम्मान देगा कि जिससे 160 सीटें हम जीत जाए। तो आप उनसे मांगे नहीं? बातचीत होगी तभी। अभी तो हम लोगों का पहला मुद्दा आरक्षण पर बात चल रही है और इनके सम्मान की बात चल रही है। सीटों की बात तो जब समय आएगा तो होगा, और निश्चित रूप से होगा, चूंकि उन्होंने तो बुला कर दिया, जो उसके पास थे उसने नहीं दिया, उन्होंने दिया। और सीट जो हम खुद ही नहीं लड़े कि नहीं लड़ना है और जिता के भेजना, वकील भेजा, तो इसलिए इंजीनियर प्रवीण को भेज दिया। एक बात रह गया था कि 13 जनवरी 2021 को यहाँ गोरखपुर में जो संकल्प दिवस मनाया, तो हम यही गोरखपुर में कम से कम पूरे जिले में 7.5 लाख के आसपास है। 3.5 लाख गोरखपुर में वोटर हैं। निश्चित रूप से हमने जो वोट डलवाया था एक ऐतिहासिक है। जितना महाराज जी वोट नहीं पाए थे उससे ज़्यादा रवि किशन दिया है। हम एक दिन में 3 हेलीकॉप्टर उतारे थे। तो मेरा समाज आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ अपनी बिरादरी वहाँ लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, उन्हें छोड़ दिया और आरक्षण के लिए कमल बटन दबा दिया था। तो मैं इसीलिए उस दिन वादा निभाने के लिए आप चलेंगे उधर निषाद जाए। निश्चित रूप से उस दिन यही बताना था कि आप देखो अधिकारी कर्मचारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये पिछड़े में चले जाए, पिछड़े में बंटवारा हो जाए, ये गलत है। कहीं गलत मैसेज न चला जाए, और इनके जो है आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें सुधारिए और सही प्रमाण सही देके कोर्ट जितने भी विसंगति हैं वो सरकार 2 घंटे में दूर कर सकती है। 10 दिन में अगर आरक्षण लिखा जा सकता है सवर्ण का, तो इनका लिखा हुआ मिल सकता है। तो उस दिन यही कहना है कि भाई हमारा समाज अगर अपने समाज को अपने आरक्षण के लिए छोड़ सकता है तो कहीं अधिकारियों के चक्कर में हम लोगों का साथ न छूट जाए, इसलिए हमारा आरक्षण जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप संजय निषाद जी थे, साथ साथ उनके पुत्र प्रवीण निषाद, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से संत कबीर नगर से सांसद। और साफ तौर पर उन लोग का ये कहना है कि अभी फिलहाल उनकी पार्टी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथ ही साथ जिस तरीके से 13 तारीख का जो उनका संकल्प दिवस है, उनकी पार्टी को 8 साल होने जा रहे हैं, उस दिन वो अपने लोगों से अपनी बात रखेंगे। साथ साथ जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आए हैं, एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी ये बात सदन में रखी जाएगी, सदन से पूरी होगी, और उसके बाद आने वाले 2022 के चुनाव में भी वो इसी नाव पर बैठ करके अपनी नैया पार लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक राय, एयरप्लेन नेटवर्क, गोरखपुर।